Hello everyone, we are going through with chapter Atom, class 12 physics, and today's topic is Bohr's atomic model. Bohr's atomic model क्या है हम इसके बारे में समझेंगे. Before that we have studied about Rutherford model और रदरफोर्ड मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी, हम वहां से स्टार्ट करेंगे और फिर बोर ने उन लिमिटेशंस को कैसे करेक्ट करा और उसने अपने पॉस्टुलेट्स दिए और आगे के काम करे. ये सब आज हमको पढ़ना है. तो रदरफोर्ड का अगर ये तो हमारा टॉपिक है बोर, लेकिन ये आया कैसे, रदरफोर्ड की लिमिटेशंस है रदरफोर्ड के मॉडल की. तो रदरफोर्ड्स मॉडल ड्रॉबैक. तो इनके दो मेजर ड्रॉबैक थे. पहला ड्रॉबैक देखते हैं. पहला ड्रॉबैक ये था दैट दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. समझते हैं. तो रदरफोर्ड का पहला मॉडल की जो सबसे बड़ी मॉडल की जो क्या नाम है पहला ड्रॉबैक था वो ये था कि दिस मॉडल और रदरफोर्ड कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट एटम्स. देखते हैं क्या होता है. रदरफोर्ड ने बताया, पहले समझते हैं रदरफोर्ड मॉडल में क्या था. रदरफोर्ड ने बताया था कि सेंटर पे एक न्यूक्लियस पाया जाता है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं. अब इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन्स घूमते, कहाँ घूमते हैं, कैसे, क्यों घूमते हैं, ये तो सब बात की बात है, बट इलेक्ट्रॉन घूमते हैं. यहाँ भी घूम सकते थे, यहाँ भी घूम सकते थे, यहाँ भी, कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, घूमते हैं. ये किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया. इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है वी वेलोसिटी से. तो इन्होंने बताया जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है, क्या बताया, साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये बताया 10⁻⁻15 मीटर. और इन्होंने बताया था अपने को साइज ऑफ एटम का साइज इन्होंने अप्रोक्सीमेटली दिया था 10⁻⁻10 मीटर. तो ये -15 और ये कितना बताया, -10 मीटर. दोनों के बीच में 10⁵ टाइम्स का डिफरेंस आया. ठीक है. अब इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं किसके तरफ, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड. लेकिन अगर हम इस चीज को ये समझा नहीं पाए कि अगर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है. क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि इफ एनी चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, ब्रैकेट में अगर वो मूव कर रहा है तो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है. क्या कर रहा है वो, एक्सेलरेट्स, इज मूविंग और एक्सेलरेट्स, इट रेडिएट्स एनर्जी. तो क्लासिकल फिजिक्स कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, कौन सी फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स कहती है अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, एक्सेलरेट करता है, तो वो एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है. तो यहां देखिए अगर ये न्यूक्लियस था और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन क्या एक चार्ज पार्टिकल है, आंसर आया यस. अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है. तो बिल्कुल ठीक, तो चार्ज पार्टिकल तो हो ही गया. ये कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है, हम पढ़ चुके हैं. अच्छा, क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, बिल्कुल. अगर ये इधर घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी इधर हो गई, इधर घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी इधर हो गई, यहाँ घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी ये हो गई. तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, इसलिए ये एक्सेलरेट कर रहा है. तो इलेक्ट्रॉन के पास दोनों प्रॉपर्टीज हो गई. जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज हो गई, ये चार्ज भी हो गया और ये एक्सेलरेट भी कर रहा है. तो इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, ये एनर्जी को क्या करना चाहिए, रेडिएट करना चाहिए. अगर कोई चीज अपनी एनर्जी को रेडिएट कर रहा है तो मतलब उसकी एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है. तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. इलेक्ट्रॉन एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए. डिक्रीज एरो बना दिया मैंने. अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज करेगी तो ये ग्रेजुअली क्या होगा, शुरू हो जाएगा. और दूसरी चीज, पहले तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज करिए, साथ में ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये इसको इधर की तरफ खींच रहा है. तो यहां पर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है. तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद में ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते 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 इस न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा. ये ड्रॉबैक था किसका, रदरफोर्ड का. इन्होंने ये नहीं बता पाए कि ये क्यों नहीं गिरता है. अगर लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन नहीं गिरता, आप जानते हो, वो चारों तरफ घूमते रहते हैं. तो ये पहला ड्रॉबैक था.
ठीक है, जो रदरफोर्ड नहीं समझा पाए कि इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व करता है, ये फाइनली गिर क्यों नहीं जाता है, क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से कंडीशन होनी चाहिए। दूसरा ड्रॉबैक क्या आया इनके मॉडल का, अगर हम दूसरे ड्रॉबैक की बात देखें तो वो देखते हैं क्या है। तो रदरफोर्ड का जो सेकंड ड्रॉबैक था, ही इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो दिस मॉडल, which model? Rutherford's model is not able to explain discrete atomic spectra, स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा कुछ भी कह लीजिए आप, इसको नहीं बता पाए। ये पहले समझते हैं कि रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन उससे पहले एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है ये देखते हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जैसा हमने चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा था कि स्पेक्ट्रम में कि किसी भी एटम को जब आप हीट करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर कलर जनरेट करता है। इवन कलर नहीं, एक कलर का पूरा स्पेक्ट्रम जनरेट करता है। इस मेथड को हमने कहा था कि इसको हम स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। तो उसी से एटॉमिक स्पेक्ट्रा बन के आया है। इसका अगला लेक्चर आपको बहुत अच्छे से डिटेल में मिलेगा। अभी हम थोड़ा समझते हैं क्या होता है, तो देखते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो प्रकार के होते हैं। सपोज करिए मेरे पास में एक गैस है, एक गैस क्या है, लार्ज अमाउंट में गैस है। तो मैंने उस दोनों में कर रहा हूं, मैंने गैस लिया, ये गैस है, और इसको हीट करा। गैस इज हीटेड, ठीक है। कैसे हीट करी जाएगी? बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने एक गैस को हीट करा, किसकी मदद से हमने हीट करा इस गैस को? एक इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, उसके खातिर चार्जेस या कुछ भी कर दिया, हमने एक सिस्टम बनाया और इसको हमने हीट करा। अब जरा देखिए क्या हुआ। आपके पास में ये गैस है और उसको किसी डिस्चार्ज ट्यूब में रखा आपने, और इसको आपने क्या करा? हीट करा। और हीट करने के बाद में उस गैस से एक स्पेक्ट्रम निकल के आया। मतलब मान लीजिए, वैसे अगर मैं व्हाइट लाइट की बात करूं तो उसमें 7 कलर होते हैं। अब यहाँ 7 कलर की बात नहीं कर सकते। लाइट का स्पेक्ट्रम आप EM वेव में पढ़ चुके हैं, कहाँ शुरू होता है? 10⁻⁻15 से 10⁻+15, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो बहुत लार्ज एक स्पेक्ट्रम होता है। तो उसमें देखा गया कि कुछ एक कलर्स, कुछ एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम्स आ गए, ठीक है। तो क्या हुआ, जब लाइट गैस को हमने हीट करा तो यहां पर क्या हुआ? सम सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ्स इज एमिटेड, ठीक है। क्या कहने का मतलब हुआ? जब इस गैस को आपने हीट करा तो हीट करने के बाद एक आप उसको आपने क्या करा? सपोज करिए ये मेरे हाथ में गैस है और मैंने यहां से इसको हीट करा किसी चीज से, और सामने स्क्रीन है। तो उस स्क्रीन के ऊपर एक स्पेक्ट्रम बना, और स्पेक्ट्रम में यह देखा गया कि कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ क्या हो गई? एमिट कर गई। मान लीजिए ये वेवलेंथ थी 650 नैनोमीटर की, ठीक है, एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर की, ठीक है। अगली वाली आ गई आपके पास में 700 नैनोमीटर की, उसकी अगली वाली आ गई आपके पास में 800 नैनोमीटर की, और आपके पास में आ गई 720 नैनोमीटर की। तो ये नहीं कह सकते कि इसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर होगा, अभी तो ये कह सकते हैं निकल सकती है। या दूसरी बात कह सकते हैं कि यहां पर निकल गया रेड कलर, यहां पर निकल गया ग्रीन कलर, यहां पर निकल गया येलो कलर। कोई जरूरी नहीं है रेड ग्रीन येलो, एक एग्जाम्पल है, सपोज कर लीजिए आप। तो ये कलर निकल के आ गए। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं हम लोग? एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अच्छा, तो एक हमें समझ में आया क्या होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। यहां पर छोड़ के निकल रहे हैं, बीच में यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, यहां आ गए 3 कलर या 3 वेवलेंथ्स। अब आगे देखते हैं दूसरे टाइप में। उसी गैस को आपने उस गैस के ऊपर क्या करा? इस गैस के ऊपर आपने अब की बार व्हाइट लाइट फेंकी। क्या करी? व्हाइट लाइट को थ्रो करा, व्हाइट लाइट छोड़ी।
तो वही गैस का पूरा चैम्बर है, उसके ऊपर कैसी लाइट आपने फेंकी है, व्हाइट कलर की लाइट फेंकी है। तो व्हाइट कलर की लाइट के अंदर क्या कौन कौन से कलर पाए जाते हैं, विग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज, ये कलर्स पाए जाते हैं। तो जब आपने इसके ऊपर थ्रो करा तो फिर क्या हुआ, तो आपको एक स्पेक्ट्रम मिला। क्या मिला, एक फिर से स्क्रीन पे एक स्पेक्ट्रम मिला। लेकिन अब की बार क्या हुआ, अब की बार इसमें जो कलर दिख रहे थे वो कलर नहीं दिखे, बाकी सबके सब दिखने लगे। तो अब की बार मान लीजिए ये जो कलर का स्पेक्ट्रम था वो कौन सा था, येलो कलर था। तो मैं क्रॉस लगा रहा हूं, येलो नहीं दिखा, ठीक है। अगला कौन सा था, ग्रीन था, ग्रीन भी इसके अंदर नहीं दिखा, तो ग्रीन भी नहीं दिखा। अगला कौन सा था, रेड था, वो भी नहीं दिखा, और रेड भी नहीं दिखा। बाकी सबके सब क्या हो गए, दिख गए। तो इसमें क्या हुआ, व्हाइट कलर के, येलो कलर, व्हाइट कलर जब गैस के ऊपर पड़ा तो उसके बाद में जब एमिशन हुआ, क्या हुआ, एमिशन हुआ, ठीक है, या इसने क्या करा, इस गैस ने एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया, इस गैस ने एब्जॉर्ब कर लिया कुछ सर्टेन वेवलेंथ ऑफ लाइट को, ठीक है। लेकिन अगर गैस सेम है तो एक बार आप हीट कर रहे हैं, अब की बार हीट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ व्हाइट कलर कर रहे हैं, तो पहले वाले स्पेक्ट्रम में वो कलर दिखे, ठीक है, हीट करने पे, लेकिन व्हाइट लाइट थ्रो करने पे वही सेम कलर नहीं दिखे। तो ये पता चल गया कि एक गैस का, अगर मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन करा तो उसमें ये 3 कलर आए, मैंने हीलियम करा तो येलो नहीं आया, रेड और ग्रीन आ गया, या फिर इंडिगो आ गया। तो हर एक गैस का एक अपना पर्टिकुलर क्या हुआ करता था, स्पेक्ट्रम हुआ करता था। जैसे मेरा चेहरा ये है, मेरे चेहरे जैसा शायद ही कोई दूसरा आदमी इस यूनिवर्स में मिले। तो हर आदमी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका फेस, इसी प्रकार से हर एक गैस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका क्या, स्पेक्ट्रम सीरीज, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं। अब देखिए रदरफोर्ड जी इस स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाए। इस स्पेक्ट्रम को हम क्यों कहते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, क्योंकि देखिए एक है, फिर दूसरा उसके बाद आ रहा है, तीसरा कंटिन्यूअस नहीं है, कुछ टूट के थोड़ा सा ब्रेक होकर मिल रहा है अपने को। तो इसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बोर, अब हमारे पास में ये दोनों कमियों को जिसने एक्सप्लेन करा उसका नाम क्या था, बोर था। तो नील बोर था, और नील बोर जी ने बड़ी समझदारी से इन के दोनों कमियों को अपने पोस्टुलेट्स में एक्सप्लेन कर दिया। तो इन्होंने ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं करा, इन्होंने बेसिकली करा क्या, इन्होंने बेसिकली रदरफोर्ड के मॉडल में ही कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए। तो क्या आएगा, मॉडिफिकेशन बाय बोर इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अच्छा, वो मॉडिफिकेशन के लिए इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स बनाए, ठीक है। तो पोस्टुलेट्स जरा समझते हैं, ठीक है। तो हम पोस्टुलेट्स देखते हैं। पहला पोस्टुलेट जो रदरफोर्ड में इनकरेक्शन थे और नील बोर ने दिए, पहला पोस्टुलेट बोर ने दिया, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट। क्या बताया इन्होंने, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट। मान लीजिए ये न्यूक्लियस था, तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और इस ऑर्बिट का नाम इन्होंने रखा एनर्जी लेवल। इसको इन्होंने क्या कहा, एंड दीज आर नोन एज, दीज ऑर्बिट्स आर नोन एज व्हाट, एनर्जी लेवल्स। इनको हम कहते हैं KLMN। ये हो गई K, अच्छा इसके अंदर है कोई, तो ये क्या हो गई K, अगली वाली हो गई L, फिर M एंड सो ऑन। और दूसरी चीज बताई कि दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम एनर्जी इन इट्स ऑर्बिट, मतलब इस ऑर्बिट में कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उन सब की एनर्जी कैसी रहेगी, सेम। इस वाले में एनर्जी कैसी रहेगी, सेम। मान लीजिए इसकी एनर्जी है 13.6 माइनस 13.6, तो इसकी एनर्जी आएगी माइनस 3.4। अभी आगे चैप्टर के लास्ट में पता चलेगा। इसके ऊपर कोई ऑर्बिट आती है तो उसमें आएगी माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले वाले की आ गई माइनस 13.6, अगले की आ गई माइनस 1.3.4। तो देखिए जो आपने अभी स्पेक्ट्रा पढ़ा था उसमें इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है 13 मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप
3.5, तो 13 से लेकर 3.5 के बीच में बहुत सारा एनर्जी गैप है या नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन किसे पाए जा रहे हैं, या तो 13 वाले 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले में, या फिर माइनस का 3.4। तो इन्होंने डिस्क्रीट वाले को एक्सप्लेन करा इस तरीके से, ठीक है, और इनका नाम रखा। और इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी सबकी एनर्जी सेम, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी सेम, इसके ऊपर वाले ऑर्बिट में जो भी होंगे उनकी एनर्जी कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि 13 से लेकर 3 या 4 के बीच में 12 आ जाइए, आप 10 आ जाइए, 9 आ जाइए, 8 आ जाइए, 7 आ जाइए, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहां पर कोई भी स्पेक्ट्रम नहीं दिखेगा। तो इन्होंने ये एक्सप्लेन करा जो बोर ने एक्सप्लेन करा, जो रदरफोर्ड नहीं समझा पाए। वो क्या था, डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रा को थोड़ा सा एक्सप्लेन करा। दूसरा, While revolving in a particular orbit, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते हुए, they do not radiate energy। मतलब इन्होंने बताया कि एक ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स कहती है, क्या कहती है, बट क्लासिकल फिजिक्स तो ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रेडिएट करेगा एनर्जी को। एनर्जी में क्या होगा, उसका एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि ये घूम रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन के पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास में चार्ज भी है और साथ में इलेक्ट्रॉन के पास में एक्सेलरेशन भी है। तो इसको एनर्जी क्या करनी चाहिए, एनर्जी रेडिएट करनी चाहिए, बट ये कह रहे हैं नहीं हो रहा है। तो इन्होंने ऐसा इसलिए कहा, इन्होंने कहा कि आप जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स है क्वांटम फिजिक्स, आप क्लासिकल फिजिक्स को क्वांटम फिजिक्स में नहीं लगा सकते। क्लासिकल फिजिक्स 100% क्वांटम फिजिक्स में वैलिड नहीं है। आगे चल के जब आप बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, तो क्लासिकल फिजिक्स एक अलग बुक हो जाएगी और क्वांटम फिजिक्स एक अलग बुक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ये 100% ट्रू नहीं हो सकता, इसलिए वो रेडिएट नहीं करते। बस इतना इन्होंने कहा। आगे क्या इन्होंने कहा, इफ दे डू सो, अगर ये ऐसा करता है कि रेडिएट करता है एनर्जी को, देन द इलेक्ट्रॉन देन दे हैव टू लीव दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो मतलब अगर इसने एनर्जी रेडिएट करी तो या तो ये नीचे वाली ऑर्बिट में आ जाएगा, और इसने एनर्जी गेन करा तो ये ऊपर वाली ऑर्बिट में चला जाएगा। मतलब अगर इसने अपनी एनर्जी को छोड़ा तो वो उस ऑर्बिट में नहीं रहेगा, किसी दूसरी ऑर्बिट में जाने की कोशिश करेगा, या तो नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। एनर्जी लॉस करी तो नीचे वाली ऑर्बिट में आ जाएगा, और एनर्जी गेन करी तो ऊपर वाली ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। लेकिन अगर उसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी एनर्जी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तीसरा, तो फिर इन्होंने बताया, भाई रदरफोर्ड ने कहा कि ये न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो आप जो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट फिक्स्ड ऑर्बिट में है, तो उस ऑर्बिट के बारे में तो बताइए। तो नेक्स्ट इन्होंने दिया डिफाइनिंग स्टेबल ऑर्बिट, कि कौन सी ऑर्बिट, वो कैसी ऑर्बिट, कितनी दूरी पाई जाएगी, उसके बारे में बताया। उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिनके लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। व्हाट इज h? h इज प्लैंक्स कांस्टेंट और 2 पाई। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L। 11th क्लास में अपने पढ़ाई बताते हैं क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ व्हाट, h अपॉन 2 पाई। देखते हैं इस लास्ट वाले को इन्होंने कैसे समझाया, देखते हैं। देखिए इन्होंने बताया, पहले देखते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, थोड़ा समझते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम 11th क्लास में पढ़ा, ये होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, इसको हम लेटर L से लिखते हैं, और ये होता है R क्रॉस P। 11th क्लास में आपने पढ़ा R क्रॉस P। P इज व्हाट, लीनियर मोमेंटम। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं है, प्रोडक्ट है, तो R क्रॉस P क्या होगा, mv, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। इसको आप लिखोगे, वेक्टर को हटाओगे तो क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, RmV साइन थीटा। अब इन्होंने कहा एंगुलर मोमेंटम ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन। तो जरा देखिए, ये मॉडल था और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस v वेलोसिटी से घूम रहा है और ये क्या है, रेडियस है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है,
90 डिग्री। तो फॉर इलेक्ट्रॉन एल कितना आ जाएगा, आर एम वी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है 1, तो एल कितना हो जाएगा एम वी आर। ये आप याद रखिएगा। इन्होंने बताया ये जो एल आया है ये क्या है, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल। तो एल हो सकता है h अपॉन 2 पाई हो सकता है h अपॉन 2 पाई हो सकता है 3h अपॉन 2 पाई हो सकता है 4h अपॉन 2 पाई हो, लेकिन L नहीं हो सकता है 1.5h अपॉन वॉट 2 पाई, 3 अपॉन 7h अपॉन वॉट 2 पाई, मतलब ये नहीं हो सकता है। सिर्फ कैसा होगा 1 2 3 4 होगा, ये चीज नहीं हो सकती है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज कौन सी थी, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू। तो इन जर्नल अगर हम देखें, इन जर्नल अगर हम चेक करें तो क्या पाया जाएगा, तो हमारे पास पाया जाएगा L इज इक्वल टू एन एच अपॉन वॉट 2 पाई। वॉट इज एन, एन बिलोंग्स टू एन इंटीजर। इंटीजर क्या होता है 1 2 3 4 5 6, एन बिलोंग्स टू वॉट एन इंटीजर। अच्छा L है क्या, L है कितना MVR, सो हम लिख सकते हैं कि MVR बराबर क्या हो जाएगा NH अपॉन 2 पाई। अब ये इक्वेशन खूब यूज होगी, ठीक है, तो ये निकल के आ गया। अब आगे क्या ऑर्बिट होगी, अगर मान लीजिए पहले में है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, दूसरे में n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तीसरी ऑर्बिट में n की वैल्यू 3 हो जाएगी, एंड सो ऑन। अब हम समझते हैं कि इन्होंने कैलकुलेट करा रेडियस, ठीक है, तो हम कुछ कैलकुलेशन देखते हैं बोर के उसका। तो अगला टॉपिक आ गया अपना कैलकुलेशन ऑफ रेडियस कॉमा वेलोसिटी। अच्छा, किसी चीज की रेडियस मिल जाए, वेलोसिटी मिल जाए, तो आप उसका क्या निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, आप उसका पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, और काइनेटिक पोटेंशियल दोनों का सम क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है। तो इन चीजों को इन्होंने कैलकुलेट करा। सबसे पहले हम देखते हैं रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, रेडियस। देखिए, ये अगर एक एटम है और ये एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक ऑर्बिट में घूम रहा है, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सवाल आया ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों लग रहा होगा, तो आंसर है क्योंकि ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा होगा। क्या लगा रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा, आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। यहां देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है तो इसके ऊपर इधर एक फोर्स लग रहा है Fe, और वो बराबर किसके होगा, Fc के। तो यहां से चीज शुरू हुई। क्या शुरुआत हुई, इन्होंने यहां से क्या पता करा, फर्स्ट रेडियस निकालने के लिए, दैट इज Fe इज इक्वल टू व्हाट, Fc। Fe क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, फॉर द रिवॉल्विंग ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। Q1 कौन है, यहां पर Q1 कितना है, इलेक्ट्रॉन है, और Q2 क्या है, न्यूक्लियस है। हम उसको क्या मान लेते हैं, Ze, किसी भी चीज का हो सकता है। तो ये क्या हो गया, E इंटू Ze अपॉन क्या डिस्टेंस है इनके बीच में, R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन व्हाट, R²। ये कहां से आया, कूलम्स लॉ से फॉर्मूला। और ये क्या हो गया, mv² अपॉन व्हाट, R। तो ये इन्होंने बनाया। अच्छा, अगर ये एक इक्वेशन हुई और इन्होंने अपने पोस्टुलेट में क्या दिया था अभी अपने को, कि MVR इज इक्वल टू हाउ मच, NH अपॉन व्हाट, 2 पाई। यही तो अभी बताया, हमने पढ़ा है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को क्या करूं, स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहां क्या कर दूं मैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। कैलकुलेशन इजी कर लिया, आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो m² v² r² इज इक्वल टू हाउ मच, n² h² अपॉन 4 पाई²। और इसको 1 से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, 1 से। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 2। ये हमारी क्या है, दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट, 2, एंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। पूरा प्रोसेस लिख दिया। तो देखिए डिवाइड करिए,
तो जब आप डिवाइड करेंगे इस साइड से डिवाइड करिए तो ये क्या आ जाएगा mv² अपॉन r, एक जैसी टर्म्स को इधर डिवाइड करा आपने तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास में एक्सप्रेशन 4π² डिवाइडेड बाई इक्वल टू का साइन क्या डिवाइड हुआ 1/4πε0 EZ E अपॉन r²। चेक करें, देखिए m से एक m, एक v² से v², ऐसा इसलिए करा जिससे v² एक वेरिएबल खत्म हो जाए, वेलोसिटी खत्म हो जाए, ठीक है। और क्या मिला अपने को, और यहाँ से एक r से एक r², एक 4 से 4 और एक π² से π। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए तो एक m बचा और एक r² बचा, क्या आ गया mr², नीचे कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू क्या आ गया n² आ गया, h² आ गया, साथ में ε0 और r ऊपर चला जाएगा तो ε0 और r आ गया, नीचे क्या बचा e बचा, पाई बचा, z बचा और एक e और बचा तो e² आ गया। अब यहाँ से एक r क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से रेडियस कितनी निकल के आ गई, यहाँ से हमारे पास में रेडियस कितनी निकल के आई जब हमने सॉल्व करा, तो यहाँ से रेडियस निकल के आ गई हमारे पास में r इज इक्वल टू n² h² ε0 अपॉन mz पाई e²। अब इसमें n कांस्टेंट, n तो कांस्टेंट नहीं, h कांस्टेंट है, h कैसा है कांस्टेंट, ε0 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, z कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, e। आप z मत करिए कांस्टेंट क्योंकि पता नहीं आपको दिया नहीं आइटम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, इन सभी चीज़ों को आप सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.53 n² अपॉन z एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से उन्होंने रेडियस निकाला। अगर आप z की वैल्यू 1 रख दीजिए, n की वैल्यू 1 रख दीजिए तो पहला रेडियस आ जाएगा, z की वैल्यू 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए एंड सो ऑन, जो भी हो, जो z के लिए निकालना हो और सॉल्व करते चले जाइए। मान लीजिए z 79 रख दीजिए, n की वैल्यू 1 रख दीजिए तो फर्स्ट की ऑर्बिट का आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रख देंगे, सेकंड आ जाएगा, थर्ड की रख देंगे, थर्ड आ जाएगा एंड सो ऑन। तो इन्होंने इस तरीके से रेडियस निकाला। इसी तरीके से तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू कितनी निकल के आई, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो we have got the relation for radius and that is r is equal to how much, n² h² ε0। चेक कर लीजिए कुछ गलत तो नहीं करा हमने, सारी कैलकुलेशन सही है ना, अपॉन हाउ मच, when you will solve this comes to be it is mz पाई e²। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं वेलोसिटी। अगला टर्म क्या आएगा अपने पास में, वेलोसिटी का। अच्छा, इससे पहले आपने क्या निकाला था, एक आप निकाल चुके हैं कि mvr इज इक्वल टू nh अपॉन वॉट 2π। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने निकाला है और ये क्या हमने निकाला है, सेकंड निकाला, ये इसकी मदद से इसको निकाला है, फर्स्ट की मदद से। अब हम जो निकालने जा रहे हैं वो क्या है, वेलोसिटी। देखते हैं वेलोसिटी कैसे निकलती है। तो वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम इस r को यहां पुट कर देंगे। तो mvr इज इक्वल टू हाउ मच, nh अपॉन वॉट 2π, हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। एंड r क्या था, r था n² h² ε0 mz पाई e²। तो हम क्या कर देंगे, ये सेकंड थी, पुट 2 in 1, जैसे आप रखेंगे तो क्या आ जाएगा, mv r की जगह पर क्या हो जाएगा, n² h² ε0 अपॉन mz पाई e² इज इक्वल टू हाउ मच, n h 2π। एक h और ये दो के दोनों कैंसिल, और पाई से क्या हो गया, पाई कैंसिल, v निकालना, एक m से क्या हो गया, m। तो जरा देखिए v कितना आ गया, इधर क्या बचा, इधर बचा सिर्फ और सिर्फ 1/2। अब नीचे क्या आएगा, एक n आएगा, एक क्या आएगा, h आएगा, ये क्या था 2 था, n आ गया, 2 आ गया, और क्या आ गया, ε0 आ गया। ऊपर क्या चला गया, ऊपर इधर से चला गया z, और साथ में क्या चला गया, e²। तो ये हमारे पास में एक्सप्रेशन किसका आ गया, वेलोसिटी का। देख लीजिए v यहाँ n h नीचे आ गया, ε0 नीचे आ गया, z और e² ऊपर चला गया। तो हमने वेलोसिटी भी निकाल ली और ये हमारे पास में आ गई z e² अपॉन हाउ मच 2n h ε0 तीसरा। अब तो बड़ा इजी है, आपके पास वेलोसिटी निकल के आ गई तो क्या आप काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे, बिल्कुल, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो
तो अगला एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी थर्ड क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और v कितना है, एंड v इज इक्वल टू हाउ मच, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2nh एप्सिलॉन नॉट। यस, तो इसको यहाँ रखिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, पुट 2 in 1, जैसे ही आप रखेंगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम, क्या आएगा, जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये कौन निकल के आ गया, काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई। तो यहाँ से हमने नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन पाया वो क्या पाया, काइनेटिक एनर्जी कितना पाया, 1/2m जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन हाउ मच, 4 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। दिस इज व्हाट, इक्वेशन नंबर 4। हम टर्म्स को लिखते जा रहे हैं क्योंकि यूज होंगे ये। फिर नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, इससे भी ज्यादा आसान है पोटेंशियल एनर्जी निकालना। तो नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। और यहाँ देखिए, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है और इसका चार्ज कितना है Ze, और इसके तरफ कौन घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पर Q1 कितना लेंगे, आंसर है माइनस का E, और Q2 कितना लेंगे आप, Ze। यहाँ पर चार्ज लिया जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का E इंटू Ze अपॉन R। तो ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन, ठीक है। तो दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, टोटल एनर्जी। तो you can easily find out what, total energy. Total energy is what, the sum of what, kinetic energy into what, potential energy. तो ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। ऑल्दो हम अपने अगले लेक्चर में काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल तीनों दोबारा करेंगे, अभी हम और इन दोनों को ध्यान से देखते हैं। तो दिस वी हैव डन टुडे। वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर विद दीज 3 energies and some questions based on them, numericals based on them. This is our next lecture. So till here we are completing. Thank you.